प्रणाम देवियों और सज्जनों। द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो में 3 कलर के आपको हाइलाइट्स मिलेंगे। सैफरन कलर का मतलब होगा कि उस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। येलो कलर का मतलब हो कि वो एडिटोरियल्स है। और ग्रीन कलर का मतलब है कि ये सिर्फ हेडलाइंस ही है, इसको सिर्फ हेडलाइन को रीड करके इग्नोर कर देना है, इसके डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। सीक्वेंस इस तरीके से होने वाला है, पहले हम लोग प्रीवियस डे के टॉपिक को रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग 2 मिनट लगाएंगे और सारी हेडलाइंस को रीड करेंगे, जिसमें हम लोग मेजर टॉपिक्स की, एडिटोरियल्स की और जो ग्रीन वाली हेडलाइंस है सबके थ्रू गो थ्रू करेंगे। यहाँ पर हम लोग ग्रीन हेडलाइंस को हल्का सा 1-2 मिनट का टाइम दे करके एक्सप्लेन भी कर देंगे। देन हमारा टाइम आएगा मेजर न्यूज़ जो है उनको एक्सप्लेन करने का। इसमें वी विल बी कवरिंग द टॉपिक इन डिटेल। तो जो टॉपिक सैफरन कलर में होंगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम लोग एडिटोरियल्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। आपको नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कर सकते हो कि जैसे आज ही वीडियो देख रहे हो, आज से 2 दिन बाद का एक सीक्वेंस बना लो। 2 दिन बाद इसकी जो PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी उसको बस रीड करना, कुछ नोट डाउन मत करना। मैं तो कहूँगा न्यूज़पेपर से और इस PDF वगैरह से नोट डाउन मत करो, सिर्फ रीड करो, अवेयर रहो एंड एक पेन और पेपर साथ में ज़रूर रखो, क्योंकि नोट्स तो नहीं बट कुछ वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट बातें कभी कभी आ जाती हैं जो शायद नोट डाउन करनी पड़े। तो ओवरऑल 3 या 4 लाइन का कुछ आपको नोट डाउन करना पड़े एक दिन में तो वो काफ़ी है। नोट्स बनाने के लिए मैं कहूँगा कि मंथली मैगजीन को आप प्रेफर करो। PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ देर बाद। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। लेट्स स्टार्ट। 16 नवंबर का न्यूज़पेपर है हमारे, जो सबसे पहले इसमें न्यूज़ आइटम है। इट विल टॉक अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो वर्ल्ड के मामले में मैंने कल टेलीग्राम चैनल पर भी एक न्यूज़ आर्टिकल के बारे में पोस्ट किया था कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन पहुंच चुकी है, यानी कि 800 करोड़। तो अब हम पहले कहा करते थे कि 7 अरब की आबादी, बट अब हमें कहना पड़ेगा 8 अरब की आबादी। तो मुबारक हो, 800 करोड़ लोग हो चुके हैं हम सब लोग। एंड आर्टिकल में बात की जा रही है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना वो तो स्टेबलाइज हो रही है, और ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि हमारी हेल्थ पॉलिसीज अच्छी है। तो एक बार इंडिया का कुछ डेमोग्राफी के बारे में जान लेते हैं। पास्ट में मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं GS1 में। GS1 में ये पॉपुलेशन वाला जो टॉपिक है इट फॉल्स इन दैट कैटेगरी, और यहाँ पहले क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यू नीड टू रिमेंबर द डेटा ऑल्सो। एंड सिंस अभी पॉपुलेशन का बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है, एक बहुत मेजर जो फिगर है उसे हम लोगों ने क्रॉस किया है रिसेंटली। सो देयर इज अ हाई एक्सपेक्टेशन कि 2023 के मेंस में देयर विल बी ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। एक रिपोर्ट है UN की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट की 2022 की। इसमें बताया जा रहा है कि इंडिया चाइना को सरपास कर देगा 2023 में, और इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ हो जाएगी। अब ये जो 140 करोड़ है ये वर्ल्ड का 17.5% होने वाला है। इंडिया की जो इंडिपेंडेंस के टाइम पर और उसके आसपास के बाद की अगर हम बात करते हैं तो 1947 के टाइम पर हमारी जो पॉपुलेशन थी इट वाज 34 करोड़, 34 करोड़ थी हमारी पॉपुलेशन, और अभी राइट नाउ ये उसका 4 टाइम्स हो चुकी है। ऐसा प्रोजेक्ट हम ये कर रहे हैं कि 2030 तक हम लोग 150 करोड़ हो जाएंगे और 2050 तक हम लोग 166 करोड़ चले जाएंगे। टोटल फर्टिलिटी जो रेट है हमारा वो थोड़ा सा कम चला गया है। अच्छा, 2.1 को हम लोग स्टेबिलिटी रेट में भी काउंट करते हैं, यानी कि 2.1 बर्थ आर हैपनिंग और उसके अकॉर्डिंगली जो डेथ वगैरह हो रही होती है, तो हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो स्टेबलाइज कर रही है। कभी भी पॉपुलेशन अगर स्टेबलाइज करती है उसका कारण ये होता है कि हमारा इलिटरेसी के लेवल जो थे वो अब इम्प्रूव हो रहे हैं। पहले हाई थे तो पॉपुलेशन अनस्टेबल रहती है। एक्चुअल में पॉपुलेशन ग्रोथ का एक रीज़न इलिटरेसी भी होता है। चाइल्ड मैरिजेस का होना, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट्स का हाई लेवल होना, ये बहुत सारे रीजंस होते हैं। क्या सिग्निफिकेंस होता है पॉपुलेशन के ग्रोथ का? लार्ज पॉपुलेशन को जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वी हैव मोर ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब तो कह सकते हो कि यू कैन से अमाउंट, क्वालिटी, इन्वेस्टमेंट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन, दैट ह्यूमन बीइंग्स दे आर मोर एफिशिएंट, दे आर मोर स्किलफुल। इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर रही है, इन्फ्लेशन रेट मेंटेन्ड है जितना होना चाहिए इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है ना उसके कारण इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कारण होती है उसका मेजरली। तो पास अगर हम लोग 70 ईयर्स की बात करते हैं तो हमारा जो वर्किंग एज का जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन ना वो 50% से इंक्रीज होकर के 65% तक गई है। दिस इज़ अ मेजर इंप्रूवमेंट दैट वी हैव सीन। और डिपेंडेंसी का रेशियो जो है कंपैरेटिवली कम हुआ है। तो इंडिया के अंदर वर्ल्ड की लार्जेस्ट वर्कफोर्स काम करती है ग्लोबली, और अगले 25 सालों की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1 in 5 यानी कि जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लोग काम करते हैं ना वर्किंग एज में, उसमें से 5 में से 1 व्यक्ति होगा जो भारत में रह रहा होगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड के जो कुछ बॉटलनेक्स हैं, कुछ तकलीफ वगैरह, हम सबको एक बार अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। लेबर फोर्स का एक इशू बनता जा रहा है, एंड हमारा जो लेबर फोर्स है ना दैट इज़ कंस्ट्रेन्ड बाय एब्सेंस ऑफ विमेन, एंड ओनली 1/4 ऑफ द विमेन आर एम्प्लॉयड।
अब डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब कितने मेल हैं कितने फीमेल्स हैं, उसमें से कितने वर्किंग हैं कितने डिपेंडेंट हैं। आज की डेट में अगर हम लोग देखते हैं तो आउट ऑफ 4 women ओनली 1 woman इज एम्प्लॉयड, यानी कि 25% वुमेन का एम्प्लॉयमेंट है, 75% स्टिल रिमेन्स अनएम्प्लॉयड एंड येट डिपेंडेंट ऑन अदर्स। हमारी कंट्री के अंदर जो एजुकेशनल क्वालिटी है वो स्टिल अप टू मार्क नहीं है। मतलब अगर एक्सपेक्ट करो कि अभी कंट्री के अंदर जो एजुकेशन का इन्वेस्टमेंट है, जो मतलब जीडीपी का पार्ट है, दैट इज बिटवीन 2% से 3% तक का, इफ़ वी इंक्रीज दैट अप टू इवन 5% ना, उसका डबल भी कर देते हैं, तो सडनली हमारी कंट्री के अंदर एजुकेशन का स्टेटस जो है बहुत बेहतर हो जाएगा। हमारा जो सेक्स रेशियो अभी भी काफ़ी डिसअपॉइंटिंग चल रहा है। इंडिया के अंदर अभी भी सेक्स सिलेक्शन के बेसिस के ऊपर जो प्री एंड पोस्ट नेटल होता है वो अभी भी कंटिन्यू होता है इलीगल तरीके से। हंगर की अगर बात करते हैं तो इंडिया की रैंकिंग जो है 107, एक्चुअली ये चेंज हो गया था, ये पुराना डेटा है, इट इज़ नाउ 107, और इसको लेकर के भी गवर्नमेंट ने काफ़ी रेजिस्टेंस दिखाया था कि इंडिया की रैंकिंग हंगर में इतनी पुअर क्यों दिखाई जा रही है, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। देन वी हैव दिस हेल्थ डिजीज़ बर्डन। अगर हम लोग सिर्फ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की ही बात करते हैं तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के कारण इंडिया में 62% से ज़्यादा डेथ्स होती हैं, और इंडिया में ग्लोबल डिजीज़ का बर्डन भी बहुत ज़्यादा है। 1990s के बाद ये थोड़ा सा ज़्यादा ही होता जा रहा है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, हम लोग अपनी एल्डरली पॉपुलेशन पर फोकस कर सकते हैं, एंड हम लोग उसमें एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं हमारी जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो 2050 तक 12% हो जाएगी। देन दैट इज़ द मेन पॉइंट जहाँ पे फोकस किया जा सकता है। तो उनके लिए हम लोग अच्छा सोशल, फाइनेंशियल और हेल्थ केयर सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं अभी से। ह्यूमन कैपिटल में और फर्दर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है ताकि जो हमारी ओल्ड पॉपुलेशन है दे कैन ऑल्सो लिव विद डिग्निटी। एंड पब्लिक प्रोग्राम्स हम लोग कुछ अरेंज कर सकते हैं ताकि जो ओल्डर पीपल है दे कैन हैव अ सस्टेनेबल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, और उनका पेंशन सिस्टम भी बेहतर हो। ये सब पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं मेंस के आंसर राइटिंग में, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड देम। बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स उनके लिए प्रोवाइड करने के लिए हमको अच्छी रेजिडेंशियल एरियाज बनाने पड़ेंगे, उनके लिए सोशल वेलफेयर स्कीम्स बेहतर होनी चाहिए, उनके एजुकेशन और हेल्थ में अच्छे से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो फोकस जो है इट इज़ नॉट ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल, क्योंकि पॉपुलेशन का एक्सपेंशन कोई बहुत सीवियर प्रॉब्लम ज़्यादातर बताई नहीं गई है। इंस्टेड हमको क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना है। तो ये लाइन अपने आप में बहुत अच्छी कंक्लूजन वाली लाइन भी हो सकती है कि द फोकस शुड नॉट बी ऑन द पॉपुलेशन कंट्रोल। अब पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश, ये एक्चुअली बहुत लोगों ने कहा भी है, ये इंडिया की जो पॉपुलेशन है एक्चुअल में ये स्ट्रेंथ है रादर देन बिकमिंग अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग उसको बस क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, और हम लोग ये कहें कि उसको हम रिड्यूस करके उसकी क्वालिटी मेंटेन कर देंगे, वो भी बहुत बेहतर ऑप्शन नहीं होगा। और पॉपुलेशन को रिड्यूस करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि जैसी भी पॉपुलेशन है, ठीक है, हम लोग लोगों को अवेयर कर सकते हैं। वी शुड ऑलवेज मेक पीपल अवेयर कि जैसे एक पहले कैंपेन आया था ना, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये गवर्नमेंट का कैंपेन था, दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। हमें कॉन्टिन्यूसली लोगों को अवेयर करते रहना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, एक फैमिली के अंदर पीपल आर हैविंग 5 kids 6-7 kids, वो बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है। नॉट एवरीवन गेट्स प्रॉपर क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी टाइम, क्वालिटी फूड नहीं मिल पाता, हेल्थ केयर नहीं हो पाता। तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि जो कम रहे ना उसको अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ द बेस्ट वे। तो इट्स लाइक मेंटेनिंग द बैलेंस। यू डोंट नीड टू फोर्स पीपल, जैसे चाइना ने किया था, लोगों को फोर्स कर दिया था 1 child पॉलिसी ला करके। तो उसमें 1 child पॉलिसी बहुत ही ब्रूटल तरीके से इंप्लीमेंट की गई थी। चाइना में ऐसा भी किया जा रहा था कि कपल्स हु हैड मोर देन 1 child ना, चिल्ड्रन, उनके बच्चों को, नवजात बच्चों को पकड़ पकड़ के उन्होंने ज़मीन में दफनाया था। इतना ब्रूटल तरीके से उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया था। और आज के डेट में चाइना की जो चाइल्ड पॉलिसी थी ना, उन्होंने उसको दोबारा से रिवर्स किया था क्योंकि पॉपुलेशन बहुत डिस्टेबलाइज हो गई थी। तो इंडिया के लोगों ने चाइना से सीखा। ये टॉपिक आ चुका है पहले, हम लोग विजन में कवर करते हैं इसको, तो ये टॉपिक था। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया को कुछ सीखना पड़ेगा चाइना से कि वी कैन नॉट जस्ट गो एंड फोर्सफुली इम्प्लीमेंट अ पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी इसके ऊपर बार बार पिटिशंस लाए जाते हैं। देर आर पीपल, बट देर आर लाइक मल्टीपल ऑप्शंस। कुछ आर्ग्यूमेंट्स फेवर के हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट मी। 25 से 64 का जो एज ब्रैकेट है ना, वी कैन मेक दम मोर स्किलफुल। इनमें ज़्यादा और नॉलेज ऐड की जा सकती है। इर्रिस्पेक्टिव वो रूरल या फिर अर्बन सेटिंग है, पब्लिक स्कूल सिस्टम मस्ट इंश्योर कि हर एक बच्चा जो अपनी हाई स्कूल एजुकेशन कम से कम कंप्लीट करे। हमको जेंडर गैप्स जो हैं वो भी ब्रिज करने की ज़रूरत है। नई स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए विमेन के लिए एंड गर्ल्स के लिए भी। एंड कंट्री की अभी रिक्वायरमेंट, अभी हमारे $2.7 ट्रिलियन की चल रही है हमारी इकॉनमी जो है ना इंडिया की। वी नीड टू पुश इट अप टू 3 ट्रिलियन एज सून एज पॉसिबल। एंड आफ्टर 3 ट्रिलियन हमको जो हमारा टारगेट है वो है 5 ट्रिलियन का बाय 2025 तक का। लेट्स सी हाउ वी कैन अचीव दिस। गवर्नमेंट का एम यही है। एंड जेंडर बजटिंग पे काम कर सकते हैं कंपल्सरी। जेंडर बजटिंग का मतलब होता है कि देयर हैज़ टू बी अ पोर्शन ऑफ द बजट विच इज़ डेडिकेटेड टू द विमेन, क्योंकि वहाँ पर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। एंड ऑल्सो मैन, ऐसी बात नहीं कि मैन को रिक्वायरमेंट नहीं है। सो रिक्वायरमेंट बेसिस के ऊपर वी कैन प्रोवाइड द बजट। चाइल्ड केयर के जो बेनिफिट्स होते हैं उसको इंक्रीज कर सकते हैं। टैक्स के द्वारा जो इंसेंटिव्स हो सकते हैं। अब टैक्स इंसेंटिव्स का मतलब क्या? सी, देर आर पीपल हु पे इनकम टैक्स ऑन टाइम एंड वेरी रेगुलरली, एंड देर आर पीपल हु ट्राई टू
रन अवे फ्रॉम दिस, वो छुपाते हैं अपने टैक्स वगैरह पे करना. तो दोज पीपल हु पे टैक्सेस ऑन टाइम, गवर्नमेंट कैन स्टार्ट टू इंसेंटिवाइज देम कि ठीक है देकर. अच्छा ऐसा होता भी है एक्चुअल में. इनकम टैक्स जो है ना वो अवार्ड भी देता है उन लोगों को जो रेगुलरली टैक्स पे करते हैं, टाइमली पे करते हैं. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा उनको अवार्ड दिया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है. दिस वॉज अबाउट द पॉपुलेशन डेमोग्राफी. पॉपुलेशन हमारी 800 करोड़ हो चुकी है. यूएन ने कहा था कि इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ जो है अभी वो स्टेबलाइज करेगी. तो पता चलता है कि इंडिया की जो नेशनल पॉलिसीज़ हैं, हमारे जो हेल्थ सिस्टम्स है, दे आर परफॉर्मिंग बेटर. एंड इंडिया इसमें लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है. हम लोगों ने 177 मिलियन लोगों को इसमें, जो लास्ट बिलियन था इसमें हम लोगों ने 177 मिलियन ऐड किया था. यानी कि कहने का मतलब है कि 700 करोड़ जो थे ना, 700 करोड़ से जब 800 करोड़ हुआ है तो इसमें जो 100 करोड़ के आसपास का था ना, इसमें से 177 मिलियन जो था वो तकरीबन हमारा था. यानी कि कह सकते हो ऑलमोस्ट 17 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन है. 17 करोड़ जो है इस लास्ट 100 करोड़ में हमारी पॉपुलेशन है इंडिया की साइड से. तो इंडिया इसका बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन भी रहा है. चाइना ने थोड़ा कम किया था. चाइना ने 7.3 करोड़ के आसपास ऐड किया है इस पिछले 100 वाले के अंदर. तो अच्छी बात यह है कि इंडिया की पॉपुलेशन को स्टेबलाइज बताया गया है एज पर द यूएन की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली. एंड टोटल 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे, जिसमें से कि जिन्होंने फर्टिलिटी रेट्स को अचीव कर लिया है, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल होता है 2.1. 2.1 का मतलब होता है कि नंबर ऑफ पीपल टेकिंग बर्थ एंड देन ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट आर डाइंग. तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ भी नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ भी नहीं कर रही है. सो 2.1 की स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट 31 जो स्टेट्स वगैरह होते हैं उनमें से ऑलमोस्ट सब ने अचीव करने की कोशिश की है और ये इंप्रूव हो रही है आगे आगे. दिस वॉज अबाउट दिस टॉपिक. नाउ द टॉपिक वी हैव इज इंडियाज पाम ऑयल इम्पोर्ट्स फॉल एज द सोय ऑयल गेट्स मार्केट शेयर. पाम ऑयल का हम लोग जो आयात करते थे, जो हम लोग पैसा कह रहा हूँ सॉरी ऑयल जो हम लोग बाहर से खरीदते थे वो हम लोगों ने थोड़ा सा कम कर दिया है. ऑलमोस्ट 5% ही मान लो, 4.8% बोला हुआ है, बट ऑलमोस्ट 5% तक हम लोगों ने इम्पोर्ट को कम कर दिया है. एंड जो हम लोग सोय ऑयल जब परचेज करते थे ना, पाम ऑयल को जो सोय ऑयल का, उसको हम लोगों ने ऑलमोस्ट 45% तक इंक्रीज़ किया है. तो अभी क्या है सोय ऑयल के इम्पोर्ट्स, सोय ऑयल जो है ये इसके इम्पोर्ट जो है वो इंक्रीज़ कर गए हैं. एंड प्रॉब्लम क्या है इस चीज़ में, इंडिया में हम लोगों को एक्चुअली पाम ऑयल के बारे में ही ज़्यादा समझना होगा. जो सोय ऑयल का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ है वो भी इंपॉर्टेंट है. पहले पाम ऑयल के बारे में जान लेते हैं. एंड ये एक एडिबल मतलब होता है जिसको खाया जा सकता है, वेजिटेबल का ऑयल है जिसको हम लोग रेडिश पल्प होता है, जो कि ऑयल पाम का एक फ्रूट ही होता है, एक फल ही होता है, पेड़ पर लगता है, पाम ट्री की तरह होता है. कुकिंग में यूज़ करते हैं हम लोग इसको, कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल होता है, प्रोसेस्ड फूड्स में, केक्स में, चॉकलेट्स, स्प्रेड्स, सोप्स, शैम्पूज एंड बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है. कभी कभी इस क्रूड पाम ऑयल को हम लोग बायोडीजल बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं. दैट्स व्हाई वी आल्सो ब्रांड इट एज ग्रीन डीजल. यूपीएससी कैन आस्क अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो रेफर्ड एज ग्रीन डीजल. जैसे कि ब्लैक गोल्ड किसको बोलते हैं, है ना, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड बोलते हैं इस तरीके से. इंडोनेशिया एंड मलेशिया में ही वर्ल्ड की जो ग्लोबल जो पाम ऑयल की पॉपुलेशन 90% इंडोनेशिया एंड मलेशिया से है. तो जस्ट रिमेंबर कि ये साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में ज़्यादातर पाया जाता है और इंडोनेशिया में मैक्सिमम ही है. इस इंडस्ट्री को ना कुछ समय पहले काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म मिल रहा था, क्योंकि ये लोग पाम ऑयल का डिफोरेस्टेशन, भाई आप जब उस पेड़ से उसको फ्रूट को कट करते हो, कुछ टाइम बाद वो जो प्लांट होता है ना वो फ्रूट देना बंद कर देता है. तो उन लोगों को जंगल पूरा का पूरा क्लीन करना पड़ता है. दूसरी चीज़, पाम ऑयल के और प्लांट्स लगाने के लिए जो नॉर्मल हमारे जंगल होते हैं ना उनको भी क्लीन किया जाता है कि और पाम के जो ट्रीज़ हैं वो लगाए जाएंगे. और ये बहुत सारा इनएक्सपेंसिव भी होता है. इसके कारण बेसिकली जो बाकी जो सोयाबीन वगैरह होता है उसके कंपैरिजन में पाम ऑयल का जो प्रोडक्शन होता है वो भी ज़्यादा होता है. पाम ऑयल का ग्लोबल सप्लाई में क्या रोल रहता है? ये वर्ल्ड का मोस्ट वाइडली यूज होने वाला वेजिटेबल ऑयल है जिसकी प्रोडक्शन जो होती है वो ओवर मोर देन 73 मिलियन टन है. एंड फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए कह रहे हैं कि 77 मिलियन टन के आसपास तक का एस्टिमेशन किया जा रहा है कि इतना प्रोड्यूस और सप्लाई होगा. पाम ऑयल वर्ल्ड की जो मोस्ट यूज एडिबल ऑयल्स है ना उसमें से 40% पाम ऑयल के पास जाता है. इंडोनेशिया 60% के आसपास तक का सप्लाई करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो प्राइसेस इसके राइज कर रहे हैं, ये तो हमेशा से रहेगा. हम लोगों ने इसका इंपोर्ट थोड़ा सा डिक्रीज़ किया है, बट दैट डजंट मीन कि प्राइस में चेंजेस नहीं होते. द प्राइसेस कीप चेंजिंग, कीप राइजिंग. इंडिया इसका बिगेस्ट इंपोर्टर रहा है. देखो इंपोर्ट का कारण पिछले टॉपिक से कनेक्ट कर सकते हो, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है तो कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा ना, एवरीवन नीड्स द प्रोडक्ट. देखो ध्यान रखना, मोस्टली जो कंट्रीज़ है ना वर्ल्ड की वो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट अपने बिजनेस के ना इंडिया में करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. तो वो क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में लॉन्च करने की कोशिश करते हैं.
इंडिया में अगर बिकने लग गया मतलब उनकी प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी बन जाएगी, तो दूसरी कंट्रीज में बिकेगा। फिर सोयाबीन ऑयल जो है ये सेकंड मोस्ट प्रोड्यूस ऑयल है, और इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इसका सीज़न के ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है। फिर जो प्रोडक्शन कैनोला का होता है जिसको हम लोग रेप सीड भी बोलते हैं, ये भी कनाडा के अंदर थोड़ा सा सूखा पड़ गया था, उसके कारण थोड़ा प्रोडक्शन कम हो गया था। पैंडेमिक के कारण जो ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन देखने को मिला था, और लेबर की शॉर्टेज भी आ गई थी, यूक्रेन क्राइसिस आ गया था, मल्टीपल थिंग्स आर हैपनिंग, इसलिए पाम ऑयल के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। पाम ऑयल का जब प्राइस इंक्रीज़ होता है तो इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सिंस इंडिया बिगेस्ट इंपोर्टर है पाम ऑयल का, तो इंडिया 40% कंजम्पशन भी इंडिया की तरफ ही आता है, और हमारी जो भी हाफ ऑफ द नीड्स होती है ना, उसमें से हम लोग मोस्टली हाफ से ज़्यादा तो इंडोनेशिया से इंपोर्ट कर रहे होते हैं। इसके कारण क्या होता है कि होलसेल इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है। अभी होलसेल इन्फ्लेशन का टॉपिक जो है ना पिछले 2 दिन से न्यूज़ में चल रहा है, ये मैं कल कवर करूँगा पूरा डिटेल में। इन्फ्लेशन का पूरा टॉपिक कल आएगा, तो ऑलमोस्ट 15-20 मिनट में पूरा डिटेल में इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, होलसेल प्राइस क्या होता है, परचेज मैनेज इंडेक्स क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, ये आपका स्टैटिक का पार्ट है। देयर हैव बीन मल्टीपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, तो कल हम लोग ये पूरा टॉपिक डिटेल में कवर करेंगे। तो हम लोग बेटर क्या कर सकते हैं ना कि एक तो हमारे पास वो है नेशनल मिशन है ऑन द एडिबल ऑयल, ये इंडिया की डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। जब हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो हमारी दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, और डिपेंडेंसी कम होगी तो हमारा जो फॉरेन रिजर्व होगा वो भी बचा रहेगा। हम लोग अपनी खुद की डोमेस्टिक ईल्ड मतलब प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं पाम ऑयल के। इसके लिए हमारा ये जो स्टेप है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ये काफ़ी प्रोडक्टिव रहने वाला है। डाइवर्सिफिकेशन लेके आ सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि वी शुड रिड्यूस आर डिपेंडेंसी ऑन द पाम ऑयल। हमको दूसरे ऑयल्स को भी कंसिडर करने की ज़रूरत है, और हम इंडिया को इंडोनेशिया के बजाय दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है कि दूसरी कंट्रीज़ कौन सी हैं। देन ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं? एक TBO होता है, ट्री बोन ऑयल सीड्स होते हैं, साल, महुआ, ऑलिव, जत्रोफा, नीम, जोजोबा, एप्रिकॉट, वॉलनट, टंग, ये सारे ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। इफ़ यू कैन कंसिडर देम देन वी कैन रिड्यूस आर डिपेंडेंस ऑन द पाम ऑयल। Now we have this very interesting topic, SEBI molds response mandate for the listed firms। और एक्चुअली SEBI का जो टॉपिक है ना, दोबारा से न्यूज़ में आया था, अदर देन दिस भी एक बार और भी आ चुका है न्यूज़ में। ये अपने जो डायरेक्टर्स वगैरह के रिगार्डिंग ना कुछ उनकी अपॉइंटमेंट वगैरह में कुछ चेंजेस करने की बात की जा रही है। हम लोगों को SEBI के बारे में जानना है। SEBI है क्या? इंडियन इकॉनमी में आता है, GS3 में हम लोग पढ़ते हैं SEBI के बारे में। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये ना कॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको पार्लियामेंट ने सेटअप किया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो होती हैं जो हमारे संविधान में मेंशन्ड है, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, UPSC हो गया, ये सब हमारे संविधान के अंदर मेंशन्ड है। बट SEBI आपको संविधान के अंदर मेंशन नहीं मिलेगा। तो SEBI को अगर जैसे कोई SEBI जैसी बॉडी बनानी होती है, क्या करना पड़ता है? पार्लियामेंट के अंदर, दिल्ली के अंदर हमारा पार्लियामेंट है, वहाँ पर एक सरकार के द्वारा एक बिल लाया जाता है कि भाई हमको ये पर्टिकुलर बॉडी बनानी है, उस एक्ट को पास किया जाता है, तब जाकर के वो बनती है। उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी, यानी कि एक स्टैट्यूट पास करके उसको बनाया गया है। 1992 में बनाया गया था। 1992 में SEBI का यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का एक एक्ट भी आया था। मेजर काम क्या होता है? सिक्योरिटीज़ के मार्केट को रेगुलेट करना, है ना। जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी सिक्योरिटीज़ वगैरह को सेटअप करना। मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर्स है, बाकी इसके रीजनल ऑफिस मल्टीपल जगह पर हैं। अगर बैकग्राउंड की बारे में बात करते हैं तो अगर हम लोग 1947 में जाते हैं, जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी, तो हमारे पास एक एक्ट आया था, कैपिटल इश्यूज़ कंट्रोल एक्ट। अब कैपिटल इश्यूज़ कंट्रोल एक्ट में देखो सिक्योरिटीज़ मतलब क्या? सिक्योरिटीज़ एक तरीके से आप देखोगे तो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स ही होते हैं, राइट। जैसे कि मैं अगर बैंक के पास जाता हूँ कि मैं आपके पास से पैसा डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो मुझे एक डॉक्यूमेंट पे लिख के दे देगा, ठीक है भाई। अब पीछे बैंक उस पैसे का क्या करता है मुझे नहीं पता। एक तरीके से मेरे पास एक सिक्योरिटी आ गई ना हाथ में कि ठीक है इतने टाइम तक दिया है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी होती हैं। गवर्नमेंट क्या करती है कि पब्लिक से पैसा उठाती है, कि गवर्नमेंट बोलती है हमको स्कीम चाहिए, हमें स्कीम एनरोल करनी है और लोगों को करवाना है इसमें एनरोल, तो वी नीड मनी। तो सरकार पब्लिक से पैसा उठाती है। पब्लिक से पैसा उठाने पर गवर्नमेंट क्या करती है? सिक्योरिटी देती है कि ठीक है हम आप कागज़ पे लिख के देते हैं, इतने समय बाद आपको हमने आपसे 1000 करोड़ रुपए लिए और 1 साल बाद आपको 1100 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो सिक्योरिटीज़ क्या है? मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स ही होते हैं, उन सबको रेगुलेट करना होता है। उसके लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड है हमारे पास। तो इसके इससे पहले हमारे पास एक कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज़ था जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी था। फिर 1988 में SEBI को कंस्टिट्यूट किया गया था एज अ रेगुलेटर। एंड इनिशियली SEBI एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था, इसके पास कोई स्टैट्यूटरी पावर नहीं थी। बॉडी था, पावर नहीं थी। पावर इसको दी गई थी 1992 में। स्ट्रक्चर क्या होता है? एक चेयरमैन होते हैं एंड बाकी कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। वेरियस कमिटीज़ भी बनाते हैं जब भी इनको लगता है कि कोई इशू इंपॉर्टेंट है। फिर एक सिक्योरिटीज़ एपेलेट ट्रिब्यूनल भी है जो भी बनाया। अच्छा, ये सिक्योरिटीज़ एपेलेट ट्रिब्यूनल हम लोगों ने लास्ट वीक डिस्कस किया था। तो जब पूरा ट्रिब्यूनल वाला टॉपिक आया था ना, तो डिटेल में मैंने सारे ट्रिब्यूनल्स आपको समझाए थे। आर्टिकल 323A क्या होता है, 323B क्या होता है, और
एनजीटी को हम लोगों ने और डिटेल में कवर किया था। इनकम टैक्स के अपीलेट ट्रिब्यूनल्स भी होते हैं। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल मतलब अपील कर सकते हो, यानी कि सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। भाई जैसे आरबीआई है, आरबीआई क्या रेगुलेट कर रहा है, सारा का सारी इकोनॉमी, मॉनेटरी पॉलिसीज, बैंकिंग सिस्टम पूरा का पूरा। बट आपको कोई शिकायत है आरबीआई से, तो आप कहाँ जाओगे, आप कोई अपील बॉडी के पास जाते हो ना। तो वैसे ही सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड है, वो सारी सिक्योरिटीज़ को हैंडल कर रहा है। कोई आपको इशू आ गया तो आप कहाँ जाओ, और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ने कोई वर्डिक्ट दे दिया कि भाई ये प्रॉब्लम ऐसे चल रही थी, हमने रेगुलेट किया, हम एक आपको डिसीजन ले रहे हैं, आपको हम ये वाली चीज़ का रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, फलाना फलाना। तो आप किसके पास जाओगे, आप सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाओगे। तो ट्रिब्यूनल पे जनरली कौन होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, कोई जज वगैरह भी हो सकते हैं। देन तो किसी को भी अगर सेबी के डिसीजन से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो सैट के पास जाते हैं। अब सैट में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं प्लस 2 मेंबर्स होते हैं। इनके पास एक सिविल कोर्ट की ही पावर होती है। यू कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको लगता है कि सैट का भी डिसीजन ठीक नहीं था तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। सेबी की पावर क्या होती है, इट्स अ क्वासी लेजिस्लेटिव, इट्स अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्वासी वर्ड का मतलब होता है हाफ, पूरा नहीं है, पूरी की पूरी लेजिस्लेटिव नहीं है, पूरे के पूरे कानून नहीं बना सकती, पूरे के पूरे जुडिशियल बॉडी नहीं बन सकती। इसलिए इनको कहा ना कि इनके पास कुछ पावर होती है सैट के पास, है ना, सिविल कोर्ट की। इनका काम क्या होता है, 3 कैटेगरीज में रिक्वायरमेंट्स होती है, इशूअर, इन्वेस्टर और इंटरमीडियरीज। इशूअर को हम लोग मार्केट प्लेस वगैरह प्रोवाइड करना, इन्वेस्टर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, सेफ्टी देना, एक कॉम्पिटेटिव प्रोफेशनल मार्केट देना इंटरमीडियरीज को। 2014 में सिक्योरिटीज़ लॉ में एक अमेंडमेंट लाया गया था। अब ये कोई भी ऐसी स्कीम होती है ना, इसमें 100 करोड़ से ऊपर रुपीज़ वगैरह इकट्ठे किए जाते हैं, पूलिंग होती है ना, मनी पूलिंग बोलते हैं उसको भी रेगुलेट कर सकते हैं अब ये, है ना। सेबी के जो चेयरमैन है उनके पास अथॉरिटी होती है, ही कैन सर्च एंड सीजर दी ऑपरेशंस, यानी कि सर्च करना, रेड वगैरह डालने का काम करना पड़ता है, सीज कर देना, प्रॉपर्टी वगैरह को जब्त कर लेने का काम होता है। फिर कोई भी वेंचर कैपिटल के फंड्स वगैरह होते हैं ना, उन सब का रेगुलेशन रजिस्टर करने का काम भी सेबी के अंडर ही आता है। सेबी को लेकर के कुछ इश्यूज उठे थे, है ना। इनका जो रोल था काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर इज एट क्रॉस रॉड्स। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है। सेबी को लेकर के ना मेंस में क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा। सेबी को लेकर के क्वेश्चन आपको फैक्चुअल मिलेंगे, वो भी प्रीलिम्स के अंदर, या फिर मेंस में अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे ना तो GS3 में इंडियन इकोनॉमी का जो टॉपिक है वहाँ पर कुछ छोटा मोटा आपको यूज़ करना पड़ेगा। रेगुलेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, कभी कभी रेगुलेशन जो होता है ना रेड टेपिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। एंड इनकी जो स्टैट्यूटरी इन्फोर्समेंट पावर्स होती हैं ये US और UK से ज़्यादा है, यानी कि US में भी इस तरह के बोर्ड्स को रेगुलेट करने के लिए कुछ हैं बॉडीज़, बट उनकी जो पावर है उसके कंपैरिजन में अगर सेबी की पावर करें, सेबी की पावर बहुत ज़्यादा दी गई है। कभी कभी इनके कारण इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लग जाता है, ऑलराइट। एंड क्योंकि सस्पिशन होता है कि इन्होंने सिक्योरिटीज़ का गलत इस्तेमाल किया है, कुछ इलीगल तरीक़ों से किया जा रहा है, और इतना ही जानना काफ़ी आई थिंक। बाकी जो टॉपिक्स है ये वाला टॉपिक आपका मेन स्पेसिफिक नहीं है ना इतना। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, एटीट्यूड में चेंज लेके आई, अभी ब्यूरोक्रेसी का है। हाँ, ये चीज़ आप याद कर सकते हो, यहाँ से आपको कुछ और पॉइंट्स मिल सकते हैं, लाइक इट्स लेजिस्लेटिव पावर्स आर नियर एब्सोल्यूट। नियर एब्सोल्यूट, पूरी की पूरी एब्सोल्यूट नहीं है, नियर एब्सोल्यूट है, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर क्या देखा था, इट्स अ क्वासी लेजिस्लेटिव बॉडी। तो देखो वर्ड्स हैं, यहीं कहीं कनेक्ट कर सकते हो। हाँ, ये पॉइंट मैं इसलिए आगे पूरे कर लेता हूँ, मुझे लगता है कोई और अथॉरिटी पर क्वेश्चन आ सकता है GS2 में। एक कंपोनेंट है प्रायर कंसल्टेशन का विद द मार्केट एंड सिस्टम ऑफ रिव्यू का है, तो कभी कभी वो मिस हो जाता है। अब आपको पहले सहमति लेनी पड़ेगी, आपको मार्केट के कंसल्टेशन लेना पड़ेगा, देन यू नीड टू गो टू द फाइनल स्टेप कि ठीक है यहाँ पर सिक्योरिटीज़ में कुछ धांधलीबाजी हुई थी, कुछ गैर कानूनी गतिविधियाँ देखने को मिली थी, नाउ वी नीड टू टेक अ स्टेप। फियर है रेगुलेटर का, वो काफ़ी वाइड स्प्रेड है। रेगुलेटर का मतलब जो निगरानी रखता है आपके ऊपर, तो डर तो रहेगा उनका जो आपके ऊपर निगरानी रखेगा। Securities offering documents are extraordinary bulky and have substantially been reduced to former compliance। अभी कभी आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कंप्लेंट की है कि पुलिस कभी कभी चार्जशीट फाइल करके लाती है 1,000 पेज की, तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि हम 1,000 पेज पढ़ेंगे क्या बैठ के, तुम ऐसे इस तरीके से चार्जशीट फाइल करते हो। तो इनका भी यही है, कभी कभी इनके डॉक्यूमेंट्स इतने ज़्यादा बल्कि हो जाता है ना कि इंसान पढ़ के पागल हो जाता है। क्या कर सकते हैं हम, बहुत सारे देखो इसको एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। अब सेबी है, मार्केट से डील करता है, मार्केट के अंदर हर तरह के स्ट्रैटेजिस्ट लोग होते हैं, सब अपने प्रॉफिट के लिए बैठे हुए हैं ना। दे नीड टू क्रिएट मोर पॉलिसी स्पेस विद इन द एरिया ऑफ मार्केट, एंड कुछ स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए इनको अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के विद इन ही। उसके अलावा बहुत जगह पर मर्जर वगैरह का काम होता है, तो दे नीड टू बी ओपन अबाउट दैट। एंड फर्दर इन्फोर्समेंट कैन बी स्ट्रेंथन विद कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग कर सकते हैं, मार्केट के इंटेलिजेंस को और बेहतर कर सकते हैं। हमारा इंडिया का जो फाइनेंस मार्केट है अभी भी सेगमेंटेड है, सेगमेंटेड मतलब टुकड़ों में है, बटा हुआ है, एक साथ लेके नहीं चल रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है अभी अच्छे से। तो हम एक रेगुलेटर को ब्लेम नहीं कर सकते किसी दूसरे के फेलियर के लिए, एंड वी नीड टू कम अप विद मोर हार्मनी एंड
more balanced approach of different regulators working at the same field. So this was about SEBI. एक टॉपिक है वर्ल्ड बैंक का. तो वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि इंडिया को ऑलमोस्ट 840 बिलियन यूएस डॉलर स्पेंड करने पड़ेंगे अपने अर्बन पॉपुलेशन की डिमांड्स को मीट करने के लिए. ये टॉपिक एक्चुअली 14 नवंबर को आया था. देखो आज ये 16 नवंबर की वीडियो. कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ टॉपिक्स होते हैं पुराने जो इंपॉर्टेंट थे लेकिन वो एक वीडियो में रेगुलरली आ नहीं पा रहे होते, तो मैं उनको पीछे से भी पिक करते हुए आ रहा होता हूँ. सो आई विल मेक श्योर कि आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कभी भी मिस ना हो. और वर्ल्ड बैंक ने ये भी कहा है, इंपॉर्टेंट ये जानना कि नाउ जो 5% जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है ना उसके इन्वेस्टमेंट वो प्राइवेट सेक्टर से आ रहे हैं. सो दिस इज़ एन इम्प्रूवमेंट. हमको प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है. इंडिया की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है. एनुअल इन्वेस्टमेंट जो है कंट्री में मोर देन 400% हो रहे हैं एंड अगले 15 सालों में और ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है. वी हैव टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड बैंक के बारे में. एक्चुअली अर्बन पॉपुलेशन के जो टॉपिक्स हैं ना, ये अर्बन के इंफ्रास्ट्रक्चर ये टॉपिक आपके GS1 में आते हैं. देयर हैव बीन मल्टीपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. मेंस में भी, प्रीलिम्स में इस टॉपिक से कम आता है बट मेंस में काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं. और देखो एग्जाम तो क्लियर आपका मेंस ही करवाएगा. GS1 के अंदर तो वो आता है. GS3 में आता है हमारा इंडियन इकोनॉमी में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वर्ल्ड बैंक के बारे में. वी हैव टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड बैंक क्या होता है. तो वर्ल्ड बैंक जो है ना, इसमें पहले तो 5 इंटरनेशनल एंटिटीज़ हैं. पाँचों के एक बार देखेंगे ज़रा कौन सी है. एक है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. तो ये ग्रुप है पूरा का पूरा, वर्ल्ड बैंक का ग्रुप है. इसमें 5 डेवलपमेंट के, ये जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं सब डेवलपमेंट पे काम करते हैं. देन वी हैव इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स. इसमें से 2 हैं IBRD और IDA. इन दोनों का जब हम मिलाते हैं तो बनता है हमारा वर्ल्ड बैंक. इसको बोलते हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग वर्ल्ड बैंक बोलते हैं. एक्चुअल में क्या हुआ था कि 1944 के अंदर एक ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी. उसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ ही इसको बनाया गया था. तो ये 189 कंट्रीज़ की पार्टनरशिप है और इसमें 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनका मेजरली काम किया वर्ल्ड बैंक का. इंपॉर्टेंट है याद रखना, टू एलिविएट पॉवर्टी एंड प्रमोट प्रोस्पेरिटी. गरीबी को हटाना है, समृद्धि को बढ़ाना है, ये वर्ल्ड बैंक का एम है. तो कभी आए ना दिमाग में रखना कि कोई ऐसा पॉवर्टी एलिवेशन का प्रोग्राम होगा ना, मोस्टली देखना वहाँ पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडिंग होगी. IMF जो है ना पॉवर्टी वगैरह को लेकर के फंडिंग नहीं करेगा. IMF कहाँ पे फंडिंग करेगा? तो किसी कंट्री को लोन लेना होगा. तो जैसे गवर्नमेंट में कोई स्कीम आएगी, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है मान लो, तो प्रधानमंत्री अब कंट्री कोई स्कीम जब लॉन्च कर रही होती है ना, तो कंट्री तब लॉन्च करती है जब कंट्री के पास पैसा होता है. तो अगर इंडिया को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पैसे चाहिए होंगे ना, तो दे कैन अप्रोच वर्ल्ड बैंक. ठीक है, जैसे इंडिया का जो हमारा इंडस वाटर ट्रीटी था, उसकी ब्रोकरेज किसने करवाई थी? उसकी ब्रोकरेज वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी. कहीं ना कहीं उससे 2 कंट्रीज की स्टेबिलिटी की बात की जा रही थी. उसमें पैसा वगैरह भी लग रहा था, डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्शन एंड मल्टीपल थिंग्स. सेकंड चीज़ ये है, अभी राइट नाउ पाकिस्तान को लोन देने की बात की गई थी. वो कौन देगा? वो देगा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. क्यों? क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की बात की जा रही है. वहाँ पर पॉवर्टी एलिवेट होगी लेकिन वो एक कॉन्सिक्वेंस होगा. वहाँ पर डायरेक्टली पॉवर्टी को एलिवेट नहीं कर रहा है वो. तो इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. 1944 के अंदर एक UN की मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुई थी. इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस. यहाँ पर हम लोगों ने IMF को सेटअप किया था, IBRD को भी. तो IBRD जो हमारा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, इसका जो कोर ऑब्जेक्टिव था कि यूज लोन्स टू हेल्प रीबिल्ड द कंट्रीज विच वॉज डेवेस्टेटेड बाय वर्ल्ड वॉर 2. वर्ल्ड वॉर 2 कब खत्म हुआ था? 1945 में. शुरुआत कब हुई थी? 1939 से. तो ऑलमोस्ट 6 सालों तक चला था ये. तो बहुत सारा नुकसान हो गया था ऑल ओवर द वर्ल्ड. उन सब की रिकवरी के लिए, कंट्रीज़ को रीबिल्ड करने के लिए बनाया गया था IBRD. इसलिए इसका नाम में आता है रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. ईजी टू रिमेंबर. ग्रेजुअली इसका फोकस शिफ्ट हो जाता है रिकंस्ट्रक्शन से डेवलपमेंट पे. इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रिड्स, रोड्स एंड ट्रांजिट, डैम्स, बाकी चीज़ें. ओवर द टाइम जो बाकी इंस्टीट्यूशन से IDA, IFC, ISIZ ये सब बनते हैं, वर्ल्ड बैंक का ग्रुप बनता है पूरा का पूरा. राइट नाउ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है. एंड इनका जो मतलब जो मेजर एम्फोसिस होता है डेवलपिंग एंड दी अंडर प्रिविलेज्ड कंट्रीज़. जैसे लोअर इनकम कंट्रीज़ हो गई है ना, और जैसे अफ्रीकन नेशंस बहुत हो गए, वहाँ पर मोस्टली जो फंडिंग वगैरह होती है वर्ल्ड बैंक के थ्रू जाती है. तो फाइनेंस प्रोवाइड करने में डेवलपिंग कंट्रीज़ को मोस्टली वर्ल्ड बैंक का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है. पॉवर्टी रिड्यूस करना है, पॉवर्टी, शेयर्ड प्रोस्पेरिटी इंक्रीज. शेयर्ड प्रोस्पेरिटी भी अपने आप में कीवर्ड है जो आपको आंसर राइटिंग में बहुत यूज़ करना होता है. एंड ये इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन, आई डोंट रिमेंबर कि ऐसा कोई क्वेश्चन है, बट इफ़ यू ट्राई टू लर्न मोर अबाउट दिस वर्ड ना, तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है. कोई अच्छा एग्जामिनर होगा ना, वो शेयर्ड प्रोस्पेरिटी वर्ड को लेकर बहुत अच्छा क्वेश्चन बना सकता है.
फिर प्रमोटिंग लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट नहीं, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। मेंबरशिप की बात करते हैं तो पहले कंट्री को मेंबर बनना होता है आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स को ज्वाइन करने से पहले। नाउ दिस इज अ स्टेटमेंट जो आपको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। सी प्रीलिम्स में ना वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के ऊपर अल्टरनेट ईयर्स के ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। आई थिंक 2021 में देयर वाज अ क्वेश्चन। कंट्रीज को पहले फिर ज्वाइन करना पड़ता है आईबीआरडी बिफोर दे ज्वाइन आईडीए, आईएफसी और एमआईजीए। जो भी फॉलोइंग प्री रिक्विजिट्स होते हैं दे मस्ट बी मेट टू बिकम द मेंबर ऑफ आईसीएसआईडी। यानी कि पहले आप आईसीएसआईडी का मेंबर कब बन सकते हो, जब आप आईबीआरडी के मेंबर हो, फिर आपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो स्टैट्यूट है उसको भी साइन किया हो, फिर आपके पास एक इन्विटेशन होना चाहिए आईसीएसआईडी का। ये सब स्टेप्स होते हैं। अब एक एक के फंक्शंस हैं, अब एक एक के फंक्शन तो हम लोग कवर नहीं करेंगे। इंटरनेशनल बैंक आईबीआरडी का फंक्शन है, फिर आईबीआरडी का इंडिया के साथ क्या रोल रहा है, ठीक है। पर ये मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर रहा हूँ। आई वुड रिक्वेस्ट कि जस्ट गो थ्रू देम एटलीस्ट वंस, एक सिंगल रीडिंग दे देना इस चीज़ की। एंड आईएफसी के बारे में है, फिर इंडिया किस किस का फाउंडर भी रहा है, ये चारों के बारे में बताया हुआ है। बट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वर्ल्ड बैंक का क्या सिग्निफिकेंस है। तो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ को ये लोन वगैरह ग्रांट्स प्रोवाइड करता है। देखो लोन का मतलब है कि आपको ये रिटर्न करना पड़ेगा कुछ इंटरेस्ट के बाद, कुछ आपके ऊपर इस पर ब्याज लगेगा। ग्रांट का मतलब होता है कि यू डू नॉट हैव टू रिटर्न दिस, ये आपको इस्तेमाल करने के लिए दे दिया, ऐश करो। जैसे आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देते हैं, वो ग्रांट होता है, राइट। बट हाँ, पेरेंट्स तो क्या सब कुछ देते हैं, वो ग्रांट ही होता है। पेरेंट्स लोन तो नहीं देते हैं, बट बैंक से हम जब लेने जाते हैं तो लोन होता है, राइट, उस तरीके से। तो उसके अलावा ग्लोबल जो हेल्थ के प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, वहाँ पर भी मोस्टली जो फंडिंग वगैरह आती है वो वर्ल्ड बैंक के थ्रू आती है। एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करने का भी इनका एम होता है। पॉवर्टी को अगर हम लोग कम करते हैं तो हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी बेहतर हो जाती है, इसके कारण हमारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो जाती है। जॉब्स इंक्रीज होती हैं, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर हो जाती हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। सोशियो इकोनॉमिक जो सोसाइटी की रिक्वायरमेंट होती है वो बेहतर होने लग जाती है। जुडिशियल और लीगल इंस्टीट्यूशंस और डेवलप हो जाते हैं। इंडिविजुअल के राइट्स को ज़्यादा अच्छे से सेफ गार्ड करती रहता है। एजुकेशन को एनकरेज करने से गवर्नमेंट में और बाकी जो कंट्रीज़ के अंदर और ज़्यादा स्ट्रेंथ आने लग जाती है। करप्शन को हम हैंडल कर पाते हैं। रिसर्च फैसिलिटीज़ और बेहतर बनाई जा सकती हैं। लो इंटरेस्ट के लोन्स दिए जाते हैं, कभी कभी इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग भी दी जाती है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को बहुत सारे इकोनॉमिक टाइम्स में वर्ल्ड बैंक का ग्रुप जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हेल्थ में, एजुकेशन में, कंस्ट्रक्शन में, वाटर इश्यूज़ में एंड मल्टीपल वेज में। सो वर्ल्ड बैंक के कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर, यू नीड टू रिमेंबर देम। एंड वर्ल्ड बैंक के साथ साथ एक्चुअली में आईएमएफ के बारे में भी आपको याद रखना होता है। बट सिंस इस टॉपिक में मेजरली फोकस वर्ल्ड बैंक पे किया जा रहा था, तो हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक को कवर कर लिया है। दूसरा जो सेक्शन है वो है पूरा अर्बन पॉपुलेशन वाला। अर्बन पॉपुलेशन का पूरा टॉपिक है, फिर अर्बन वाटर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन फॉरेस्ट एंड एवरीथिंग, वो पूरा डिटेल्ड है, 2-3 घंटे का सेक्शन है पूरा। तो अभी हम लोगों ने इसलिए वर्ल्ड बैंक पे किया, कभी अर्बन के ऊपर आएगा तो वो भी कवर करेंगे।